नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटी अकाउंटेंट में, जिसमें आपको जीएसटी, इनकम टैक्स और रीसेंट अपडेट्स की जानकारी समय समय पर मैं देता रहूँगा। जिसमें पहला टॉपिक आज मैंने जीएसटी का सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम को कवर करने की कोशिश करी है। ये सेक्शन में पूरा आपको हिंदी में डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बनाया गया, सरकार ने क्या सोच के बनाया है। और हर व्यापारी के मन में हमेशा दुविधा रहती है कि वो कंपोजिशन ऑप्ट करे या ना करे। ये वीडियो उन सभी व्यापारियों के लिए है, उन सारे विद्यार्थियों स्टूडेंट के लिए है जो ये जीएसटी पढ़ रहे हैं, फ्रीलांसर्स के लिए है, जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए है जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में कहीं ना कहीं आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जीएसटी स्कीम ऑप्ट करें या ना करें। तो मैंने कुछ डिफरेंसेस बनाए हैं कि आपको जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं। सीजीएसटी एक्ट 2017 में सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताता है, जिसमें मैंने कुछ डिफरेंस वगैरह कवरिंग करी है। जैसा कि पहला मैंने कहा है टर्नओवर, मैंने कुछ 10 डिफरेंस निकाले हैं। 10 डिफरेंस में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या बेसिक्स उन दोनों में डिफरेंस है और हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। टर्नओवर, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और मैं अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बिलोंग करता हूं तो वहां पे ये टर्नओवर 75 लाख का है। यानी अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 लाख एज द केस में भी होगा, मैं कंपोजिशन स्कीम तभी ऑप्ट कर सकता हूं, उसके अलावा मैं इसको ऑप्ट नहीं कर सकता। इसका मुझे बहुत ध्यान रखना है। दूसरा मैंने बताया टैक्स रेट। टैक्स रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं जीएसटी स्कीम ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता हूं तो मेरे को 1% टैक्स देना पड़ेगा आउटपुट पे। आउटपुट का मतलब सेल पे, यानी जो मैं इनपुट पे दे के आया हूं उसके अलावा, यानी जिस परचेज पे मैंने टैक्स पेमेंट करा है उसके अलावा मुझे आउटपुट सेल्स पे 8% का टैक्स और देना पड़ेगा। और अगर मैं ऑप्ट नहीं करता हूं तो जो भी मेरा रूल चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे पे करना पड़ेगा, चाहे 12% हो, चाहे 18% हो, चाहे 5% हो, चाहे 28% हो, एज द केस में भी जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। और इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसका सबसे पहला नुकसान कह सकता हूं मैं इसे कि आईटीसी क्या होता है। आईटीसी एक तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इनपुट का मतलब आप जो खरीद के ला रहे हो, टैक्स का मतलब जो पेमेंट करके आ रहे हो, क्रेडिट का मतलब उसका बेनिफिट। जो हमारा जीएसटी चलता है वो क्रेडिट बेसिस पे चलता है। आईटीसी उस कॉन्सेप्ट का फॉर्मेट है। और इसमें कंपोजिशन स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इसमें आईटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जो आप परचेज पे टैक्स पे करके आ रहे हैं उसका कोई भी बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ 8% टैक्स इनपुट के अलावा और पे करना पड़ेगा, वो अपनी सेल वैल्यू पे करना पड़ सकता है। आईटीसी आप अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको आईटीसी इसमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो भी आप परचेज पे दे के आए हैं वो आप क्रेडिट लेंगे। बैलेंस जो आपका डिफरेंस अमाउंट होगा, यानी बेसिकली बताऊं तो प्रॉफिट जो होगा, आपको सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स देना है, इसके अलावा कोई भी टैक्स नहीं देना है। इंटरस्टेट सप्लाई, ये मतलब छोटे व्यापारियों के लिए तो कंपोजिशन स्कीम मुझे लगता है ठीक है, लेकिन जो व्यापारी अपना माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेचते हैं उसके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब मैं अगर कंपोजिशन स्कीम में हूं तो मैं अगर यूपी में बैठा हूं तो मैं अपना माल उत्तराखंड में नहीं बेच सकता, मुझे यूपी में ही रहना पड़ेगा। यानी वो व्यापारी जो छोटा है, अपने लिमिटेड दायरे में व्यवहार करना चाहता, उसके लिए तो कंपोजिशन स्कीम ठीक है। अगर वो अपना दायरा बड़ा करना चाहता है, टर्नओवर बढ़ाना चाहता है या अपना माल अपने स्टेट के अलावा कहीं और भी बेचना चाहता तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। और अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल कहीं पे भी माल बेच सकता हूं पूरे इंडिया में। वन नेशन वन टैक्स के दायरे में मैं पूरे इंडिया में अपना माल बेच सकता हूं। और पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग का क्या फर्क पड़ेगा कि मैंने बताया कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाता है। लोग कह रहे हैं कैसे हो जाए कॉस्टली, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैंने कंपोजिशन ऑप्ट करी
तो आप पहला मेरा सोचिएगा कि आपने जो परचेज पे टैक्स दिया वो आपका पूरा वेस्ट हो गया, यानी उसका कोई भी क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है। सेल पे आपने 1% एक्स्ट्रा पे किया, यानी मैंने डबल टाइप से टैक्स पे किया। इसका मतलब है मेरी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी। और अगर मैं इसको ऑप्ट नहीं करता हूं तो मैं कंपटीशन में लड़ सकता हूं, खड़ा हो सकता हूं। कहीं ना कहीं आईटीसी के बेनिफिट की वजह से मैं कम प्रॉफिट में भी अपने आइटम को सेल कर सकता हूं। टेक एन एग्जाम्पल, अगर मेरे प्रोडक्ट पे कॉस्ट 12% की है, मैं 12% एक बार दे के आया और मान लेते हैं प्रॉफिट में 1%, 1.2% मैंने और पे कर दिया, तो यानी मैंने टोटल टैक्स कितना पे कर दिया, 13% का मैंने टैक्स पेमेंट कर दिया, यानी कहीं ना कहीं मैं नुकसान में रहा। कंपटीशन, देखिए भाई साहब, कंपटीशन का दौर है, गला काट प्रतियोगिता चल रही है हर जगह। आपको कंपटीशन में रहना है तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस चक्कर में आपको बहुत ही कम मार्जिन पे माल बेचना पड़ता है। तो कंपटीशन में रहने के लिए आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके कंपटीशन में नहीं रह सकते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बिल्कुल आप बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हो। और इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगा, सबसे बड़ा नुकसान कि रजिस्टर्ड बायर, यानी अगर मैं रजिस्टर्ड बायर हूं, मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो मैं कंपोजिशन वाले डीलर से माल खरीदना पसंद बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि उससे अगर मैंने माल खरीदा तो वो मेरे को 1% का बिल देगा जिसका क्रेडिट मेरे लिए अलाउड नहीं है। यानी मैं सामने वाले उसी पर्सन से माल खरीदना पसंद करूंगा जो खुद नॉर्मल रजिस्टर्ड है, और उसके और स्कीम के हिसाब से मैं उसमें अपने आप को बेनिफिट आईटीसी का ले सकता हूं। तो ये मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा कि आप केवल रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना चाहते हो कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए। रजिस्टर्ड पर्सन उससे माल खरीदने से बचते हैं, क्योंकि उनसे माल खरीदने से उनके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जो कि आज के मार्केट में ठीक नहीं है। और मैं कंपोजिशन में नहीं हूं तो मैं किसी से भी माल खरीद सकता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक सबसे बड़ा फायदा है कंपोजिशन का कि मुझे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने पड़ते। रिकॉर्ड का मतलब है मुझे परचेज सेल की फाइल बस मेंटेन करनी है, मुझे स्टॉक का रिकॉर्ड और ऐसी बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, उनको मेंटेन करने के लिए मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। अगर मैं नहीं भी मेंटेन करूंगा तो भी मैं काम कर सकता हूँ। और यही नुकसान थोड़ा इसमें है कि कंपोजिशन में अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट, परचेज, सेल कुछ भी होगी सब कुछ मेंटेन करने पड़ेंगे, स्टॉक, इन्वेंट्री सब कुछ बनाना पड़ेगा। ये ड्रॉबैक, एक बेनिफिट कंपोजिशन का मैं कहूँ तो है। हाँ, एक और बेनिफिट है रिटर्न्स। अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो कंपोजिशन स्कीम में हूं तो मुझे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, और अगर मैं कंपोजिशन में नहीं हूं तो मुझे क्वार्टरली और मंथली और एनुअली कई तरीके के रिटर्न जीएसटीआर 1, 3B, 2B देख के सब कुछ करके करनी पड़ती है। तो ये तो है कि मेरे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर मैं नॉन कंपोजिशन में हूं तो मुझे रिटर्न्स बहुत ध्यान से भरना पड़ता है। मेरा लास्ट है इसमें डिफरेंस में कंप्लाइंस में कंपोजिशन स्कीम जाहिर सी बात है आसान है, मुझे क्वार्टरली रिटर्न भरना है, सिंपल अपनी सेल का 1% टैक्स पे करना है, इसके अलावा मुझे और कोई भी पेमेंट नहीं करना है। और अगर मैं बात करूँ नॉन कंपोजिशन की, तो मुझे उसमें बहुत सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, जीएसटीआर 1, 3B, अगर मेरा टर्नओवर है तो एनुअल रिटर्न के अलावा मुझे जीएसटी का सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। और रिटर्न्स में मुझे कंपोजिशन में हूं तो मुझे जीएसटीआर 4 फाइल करनी पड़ती है, जो कि क्वार्टरली फाइल होती है, मुझे फाइल करनी पड़ती है। यानी अगर मैं इन सारी बातों को क्रक्स करूं तो अगर कोई छोटा व्यापारी है, छोटा व्यापारी जो अपने छोटे दायरे में रह के बिजनेस करना चाहता है, जिसको कोई भी अपने बिजनेस को बढ़ाने का मतलब अपने स्टेट से ज्यादा बाहर माल नहीं बेचना है, और उसके पास स्टॉक की क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से उसको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए। और अगर वो व्यापारी थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है आगे काम करने में, अपने मार्केट को बढ़ाने में, और अपने स्टेट से भी बाहर माल बेचना चाह रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कंपोजिशन स्कीम को छोड़ना पड़ेगा। और छोटे व्यापारी, मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ आइटम्स अगर आपके ज्यादा हैं, जहां आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं चाहते,
और सिंपल 1% टैक्स देना चाहते हैं और आपके पास रजिस्टर्ड पर्सन भी खरीदने काम आ रहा है, तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो से, मुझे लगता है मैंने बहुत कोशिश करी सारे डिफरेंस बताने की, आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समय से उसका जवाब दूं। और अगर किसी भी तरीके की जीएसटी क्वेरी है आप मेरे को बिल्कुल पिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज मुफ्ती मत बनिएगा, वीडियो देखी है, अगर उसमें कुछ भी आपने सीखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।